सुबह की धुंध अभी पेरिस की तंग गलियों में ठहरी ही हुई कि 21 जनवरी 1793 को प्लास दे ला रेवोल्यूशन में भीड़ का जोश उस ठंड को चीर रहा था। हजारों लोग, मजदूर, किसान, औरतें, बच्चे सब इकट्ठा थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था, आशा थी और कहीं कहीं डर भी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। सुबह के ठीक 10:22 पर एक तेज दिल दहला देने वाली आवाज गूंजी, धड़ाम। गिलोटीन की धार नीचे गिरी। एक पल के लिए समय रुक सा गया, फिर अचानक भीड़ फट पड़ी। चीखे, नारे, तालियां, वीव ला रिपब्लिक, वीव ला नेशन। आसमान को चीरती आवाजें। जल्लाद का सहायक, जिसके हाथ खून से सने थे, एक कटे हुए सिर को हवा में लहराने लगा। वो सिर, वो चेहरा जिसे कभी फ्रांस का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान सम्मान से देखता था। वो था लुई 16वां, फ्रांस का राजा। कभी वो सोचता था कि भगवान ने उसे इस धरती पर राज करने के लिए चुना था, मगर आज वो बस एक कटा हुआ सिर था। उसका ताज, उसकी शान, उसका खून, सब कुछ उस ठंडे पत्थर के मंच पर बिखर चुका था। भीड़ का उन्माद देखने लायक था। कुछ लोग नाच रहे थे जैसे कोई त्योहार हो। कुछ इतने उत्तेजित थे कि अपने रुमाल उस खून में भिगो रहे थे जैसे वो कोई पवित्र चीज हो। मगर कुछ चेहरे पर सन्नाटा था। शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो हुआ वो सच था। 1000 साल की राजशाही जिसने फ्रांस को बांध रखा था, वो एक पल में धूल में मिल गई। कैसे हुआ ये सब? कैसे एक देश अपने ही राजा के खिलाफ खड़ा हो गया? कैसे वो किसान जो कभी रोटी के लिए तरसते थे और वो मजदूर जिनके पास खोने को कुछ नहीं था, इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने एक पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंका। आइए उस आग के पास बैठते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। उस वक्त में जब गुस्से की चिंगारी ने फ्रांस को जला दिया था। तो बात है साल 1780 के दशक की वर्साइल का महल चमक रहा था। सुनहरे झाड़ फानूस, रेशमी पर्दे और संगमरमर की दीवारें, ये थी राजा लुई 16वें और रानी मैरी एंतोइनेट की दुनिया। महल के बागों में हजारों माली फूलों को तराश रहे थे, मानो प्रकृति भी उनकी गुलामी कर रही हो। मैरी एंतोइनेट अपने बालों में एक पूरा जहाज सजवाती थी। हाँ, एक जहाज। उस एक हेयर स्टाइल की कीमत में एक किसान परिवार साल भर का राशन खरीद सकता था। उनके 300 नए कपड़े, खास परफ्यूम और शाही ठाट बाट, ये सब उस देश में हो रहा था जहां लोग भूख से मर रहे थे। लेकिन वर्साइल की चमक से दूर पेरिस की गलियों में अंधेरा था। गंदे नालों का पानी सड़कों पर बहता था। हवा में भूख की सिसकियां गूंजती थीं। 98% लोग, किसान, मजदूर, कारीगर, रोटी के लिए तरस रहे थे। एक मजदूर अपनी दिन भर की कमाई का 80% रोटी पर खर्च करता, फिर भी पेट खाली रहता। सर्दियों में जब बर्फ फसलों को निगल जाती, लोग घास के बीज और पेड़ की छाल उबालकर खाते। माएं अपने बच्चों को सूखे स्तनों से दूध पिलाने की कोशिश में रो पड़ती। और राजा लुई, वो अपने ताले बनाने के शौक में डूबे थे। कितनी विडंबना थी। जो आदमी ताले बनाना पसंद करता था, वही अपनी प्रजा को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रहा था। उस समय फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा था। सबसे ऊपर थे पादरी, यानी चर्च के बिशप और पुजारी। उनके पास देश की 10% जमीन थी, मगर एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरे थे रईस, नवाबों की तरह तलवारें लहराते महल में रहते, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं। और सबसे नीचे थी तृतीय श्रेणी, 99% लोग, किसान, मजदूर, कारीगर, यहां तक कि पढ़े लिखे वकील और डॉक्टर। ये लोग सारा टैक्स अकेले उठाते थे। किसानों पर टैक्स का बोझ ऐसा था कि सांस लेना मुश्किल था। रॉयल टैक्स, चर्च का टैक्स, सामंतों का टैक्स, एक गाय रखो तो टैक्स, कुआं खोदो तो टैक्स, नमक लाओ तो टैक्स, हर कदम पर टैक्स की मार। इतने सहने के बाद धीरे धीरे हवा बदल रही थी। वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों के विचार हवा में तैर रहे थे। रूसो का वो वाक्य हर जुबान पर था, इंसान आजाद पैदा होता है, लेकिन हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जॉन लॉक की आवाज गूंज रही थी, कोई भी इंसान दूसरे इंसान पर राज करने के लिए जन्म नहीं लेता। सरकार का काम जनता की सेवा करना है, न कि जनता का काम सरकार की सेवा करना। ये विचार तृतीय श्रेणी के पढ़े लिखे लोगों, वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों के दिल में आग लगा रहे थे। वे सोचने लगे, क्यों हम टैक्स दें
और बदले में कुछ ना मिले? क्यों राजा और रानी हमारे पैसे उड़ाए और हम चुप रहे? फिर धीमे धीमे समय ऐसे ही बीतने लगा। फिर आया साल 1766। उस समय तक फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था। राजा ने इंग्लैंड के खिलाफ कई युद्ध लड़े थे। अमेरिका को आजादी दिलाने में भी फ्रांस ने मदद की थी, जिसमें करोड़ों फ्रैंक खर्च हुए थे। राजा और रानी की फिजूल खर्ची ने हालात और बिगाड़ दिए। वित्त मंत्री चार्ल्स अलेक्जेंडर द कैलोन ने राजा को चेताया, महाराज, रईसों और पादरियों पर भी टैक्स लगाना होगा, वरना देश डूब जाएगा। मगर रईसों ने ठान लिया, हम टैक्स नहीं देंगे, हमारे पूर्वजों ने ये अधिकार खून से जीते हैं। मजबूर होकर लुई 16वें ने 175 साल बाद एस्टेट जनरल बुलाने का फैसला किया। ये एक संसद थी जिसमें तीनों वर्गों के लोग आते थे, मगर यहां गड़बड़ थी। हर वर्ग को एक वोट, यानी 2% लोगों के पास 2 वोट और 99% के पास सिर्फ एक। तृतीय श्रेणी के नेता एबेसीए ने एक पुस्तिका लिखी जिसने आग में घी डाल दिया। वे टोन छोड़ते हुए बोले कि तृतीय श्रेणी क्या है? सब कुछ। राष्ट्रीय व्यवस्था में इसकी क्या भूमिका रही है? कुछ भी नहीं। ये क्या बनना चाहती है? कुछ तो बनना चाहती है, ऐसा वो बोलने लगे। लेकिन जब 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक हुई तो राजा ने तृतीय श्रेणी के साथ वही पुराना व्यवहार किया। उन्हें काले कपड़े पहनने के लिए कहा गया, जबकि रईसों को सुनहरे कपड़े पहनने की इजाजत थी। बस यहीं से शुरू हुआ वो तूफान जिसने पूरे फ्रांस को हिला दिया। फिर 17 जून 1789 को तृतीय श्रेणी के प्रतिनिधियों ने ऐलान किया कि हम राष्ट्रीय सभा हैं, हम फ्रांस की जनता के असली प्रतिनिधि हैं, जिसके कारण राजा लुई घबरा गया। उसने तृतीय श्रेणी के बैठक के हॉल पर ताला लगवा दिया। फिर 20 जून 1789 को तृतीय श्रेणी के लोग पास के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए। वहां उस टेनिस कोर्ट में 600 से ज्यादा लोगों ने हाथ मिलाकर एक शपथ ली, जब तक हम फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना देते तब तक हम अलग नहीं होंगे। इस शपथ को टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं। यह फ्रांसीसी क्रांति का असली जन्म था, जिसके कारण राजा मजबूर होकर अन्य 2 श्रेणियों को भी राष्ट्रीय सभा में शामिल होने के लिए कहना पड़ा। फिर 26 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा हुआ, जिसमें राष्ट्रीय सभा ने इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया। इसमें लिखा था, सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और अधिकारों में समान हैं। स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और अत्याचार का विरोध, ये हर इंसान के प्राकृतिक अधिकार हैं। कानून सभी के लिए समान है। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये शब्द सिर्फ कागज पर नहीं लिखे गए थे, ये कि उस आग के शोलों की तरह थे जो अब फ्रांस को जलाने वाली थी। लेकिन उससे पहले जुलाई 1789 की गर्मी में पेरिस की हवा में डर और गुस्सा घुला हुआ था। अफवाहें तेजी से फैल रही थीं कि राजा लुई 16वां अपनी फौज के साथ राष्ट्रीय सभा को कुचलने की साजिश रच रहा है। लोग बेचैन थे, गलियों में सनसनी थी। हथियारों की तलाश में पेरिस की जनता ने उस काले किले की ओर रुख किया, जिसका नाम सुनकर रूह कांपती थी, बास्तील। बास्तील कोई साधारण जेल नहीं थी, ये राजशाही की क्रूरता का प्रतीक थी। अंधेरी कोठरियों में बिना सुनवाई के लोग सड़ते रहते थे। इस किले की दीवारें सैकड़ों सालों की गुलामी की गवाही देती थीं। 14 जुलाई 1789 सुबह 10 बजे सूरज की किरणें पेरिस की गलियों को छू रही थीं, मगर बास्तील के सामने हजारों की भीड़ का जोश ठंड को भस्म कर रहा था। उनके हाथों में तलवारें थीं, कुल्हाड़ियां थीं, यहां तक कि खेतों के औजार भी। बारूद चाहिए, हथियार चाहिए, उनकी चीखें आसमान को चीर रही थीं। बास्तील का गवर्नर बर्नार्ड डी लॉने पहले तो बातचीत की कोशिश में लगा। उसने दरवाजे खोलने की बात की, शांति की पेशकश की, मगर भीड़ का गुस्सा बेकाबू था। दोपहर 3:30 पर एक तोप की गड़गड़ाहट ने हवा को हिला दिया। धुआं, धूल और चीखों का गुब्बार। भीड़ ने बास्तील के भारी दरवाजों को तोड़ डाला। गोलियां चलीं, तलवारें चमकीं, जिसमें गवर्नर बर्नार्ड डी लॉने और कई सैनिक मारे गए। उसके बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। गवर्नर बर्नार्ड डी लॉने का सिर काटकर एक भाले पर टांग दिया गया। भीड़ उसे लेकर पेरिस की गलियों में नाचती हुई घूमी, जैसे कोई विजय उत्सव हो। बास्तील में सिर्फ 7 कैदी मिले, मगर यह संख्या मायने नहीं रखती थी। मायने रखता था वो प्रतीक। राजशाही का किला धूल में मिल गया था। उस दिन 14 जुलाई फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस बन गया, जिसे बेस्टिल दिवस भी कहा जाता है। वो दिन जब 1000 साल की गुलामी की जंजीरें टूटी थीं। बास्तील के गिरने की खबर जंगल की आग की तरह फैली। गांव-गांव में किसानों के सीने में सुलग रही चिंगारी अब लपटें बन गई।
उन्होंने सामंतों के महलों पर हमले शुरू कर दिए। सदियों की गुलामी के दस्तावेज, जिनमें टैक्स और बेगार के रिकॉर्ड थे, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। सामंतों के घर जल उठे, उनके खेत रौंद दिए गए। इस दौर को फ्रेंच भाषा में ला ग्रांदे पेवर यानी महान डर कहा गया। रईस और सामंत डर के मारे देश छोड़कर भागने लगे। उनकी शान, उनके ताज, उनके महल सब जनता के गुस्से की भेंट चढ़ गए। फिर 4 अगस्त 1789 की रात राष्ट्रीय सभा में एक ऐतिहासिक पल आया। एक के बाद एक नेताओं ने खड़े होकर ऐलान किया, सामंतवाद खत्म। अब कोई सामंत किसानों से मनमाना टैक्स नहीं वसूल सकता था। सभी लोग, चाहे किसान हो, मजदूर हो या रईस, कानून के सामने बराबर थे। ये वो रात थी जब फ्रांस ने अपनी गुलामी की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। फिर 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस के बाजारों में एक अलग ही हलचल थी। हजारों औरतें, माएं, बहनें, पत्नियां इकट्ठी हो गई थीं। उनके चेहरों पर गुस्सा था, आंखों में आंसू थे। रोटी की कीमत आसमान छू रही थी। उनके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। रोटी चाहिए, राजा को जवाब देना होगा। उनकी आवाजें गलियों में गूंज रही थीं। ये औरतें 21 किलोमीटर पैदल चलकर वर्साइल के महल तक पहुंची। रास्ते में हजारों लोग उनके साथ जुड़ते गए। बारिश हो रही थी, कीचड़ उनके कपड़ों को भिगो रहा था, मगर उनका हौसला अडिग था। वर्साइल के भव्य दरवाजों के सामने खड़े होकर उन्होंने चिल्लाकर कहा, महाराज, हमारे बच्चे भूखे हैं, रोटी दो। राजा लुई और मैरी एंतोइनेट के पास अब कोई रास्ता नहीं था। भीड़ का गुस्सा देखकर वे मजबूर हो गए। उन्हें वर्साइल का शाही महल छोड़कर पेरिस आना पड़ा। अब वे राष्ट्रीय सभा की निगरानी में थे। उस दिन औरतों ने न सिर्फ रोटी की मांग की, बल्कि फ्रांस की राजनीति में अपनी आवाज को बुलंद किया। फिर जून 1791 की एक रात, जब पेरिस सो रहा था, तब राजा लुई और मैरी एंतोइनेट ने चुपके से देश छोड़ने की कोशिश की। वे चाहते थे कि यूरोप के दूसरे राजा उनकी मदद करें और क्रांति को कुचल दें, मगर वॉरेन में उनकी गाड़ी रोक ली गई। जब उन्हें सप्रे ने वापस पेरिस लाया गया तो हजारों लोगों की आंखों में घृणा थी। जो राजा कभी भगवान का दूत माना जाता था, वो अब एक भगोड़ा था। उस दिन जनता का राजा पर से आखिरी भरोसा टूट गया। फिर अप्रैल 1792 में यूरोप के दूसरे राजाओं ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वे क्रांति के विचारों को फैलने से रोकना चाहते थे, मगर पेरिस की जनता अब रुकने वाली नहीं थी। अगस्त 1792 में उन्होंने ट्यूइलरी महल पर हमला कर दिया। राजा और उसके परिवार को जेल में डाल दिया गया। 21 सितंबर 1792 को राष्ट्रीय सभा ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया, फ्रांस अब गणराज्य है, राजशाही का अंत हो गया। वो ताज जो सदियों तक शान से चमकता था, अब धूल में लौट रहा था। फिर जनवरी 1793 में राजा लुई 16वें पर मुकदमा चला। उस पर देशद्रोह का इल्जाम था। क्रांति का नया नेता रोबस्पियर गरज कर बोला, लुई मरे या गणराज्य मरे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। 745 वोटों में से 387 ने मृत्युदंड के पक्ष में फैसला सुनाया। फिर 21 जनवरी 1793 सुबह 10:22 पर गिलोटिन का तेज ब्लेड नीचे गिरा। एक पल में राजा का सिर धड़ से अलग हो गया। भीड़ ने जयकारे लगाए, तोपें दागी गईं। 1000 साल की राजशाही का अंत हो गया। मगर क्रांति यहीं नहीं रुकी। अब शुरू हुआ आतंक का राज। रोबस्पियर और उसके साथियों को लगता था कि क्रांति के दुश्मन हर जगह छुपे हैं। सितंबर 1793 में एक क्रांतिकारी न्यायालय बनाया गया, जिसमें सिर्फ 2 सज्जाएं थीं, बरी या मौत। गिलोटिन दिन रात चलता रहा। कोई भी संदिग्ध हो सकता था। जो क्रांति का पूरा समर्थन न करे, वो दुश्मन। फिर 16 अक्टूबर 1793 को मैरी एंतोइनेट, जो कभी वर्साइल की रानी थी, गिलोटिन के तख्ते पर चढ़ी। वो औरत जो कभी बालों में जहाज सजवाती थी, अब सादे सफेद कपड़ों में बंधे हुए हाथों के साथ मौत का सामना कर रही थी। उसकी आंखों में शायद वो दिन चमक रहे थे जब वो हंसती थी, नाचती थी। मगर अब पेरिस की गलियों में सिर्फ गिलोटिन की आवाज थी। पेरिस की गलियों में अब खून की गंध थी। गिलोटिन की तेज धार दिन रात चल रही थी, जैसे कोई भूखा राक्षस हर उस इंसान को निगल रहा हो जो क्रांति के रास्ते में आता था। सितंबर 1793 से शुरू हुआ आतंक का राज फ्रांस को खौफ के साए में ले आया। आंकड़े दिल दहला देने वाले थे। 16,594 लोग औपचारिक रूप से गिलोटिन पर चढ़ाए गए। लगभग 10,000 लोग जेल की अंधेरी कोठरियों में तड़प तड़प कर मर गए। हजारों को बिना सुनवाई के मार डाला गया। नानते में एक भयानक नजारा देखा गया। 1800 लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाया गया। 4800 लोगों को लोआर नदी में डुबो दिया गया। नावों में भरकर उन्हें नदी के बीच ले जाया जाता।
फिर नावें डुबो दी जाती, पानी लाल हो जाता और हवा में चीखों की गूंज रहती। लियो में 2000 लोगों को तोपों से उड़ा दिया गया। लाशें बिखर गईं, जैसे क्रांति का गुस्सा अब इंसानियत को ही भूल गया हो। रोबस्पियर, क्रांति का सबसे बड़ा नेता, अब आतंक का पर्याय बन चुका था। रोबस्पियर को लगता था कि आतंक के बिना गणराज्य नहीं चल सकता। उसने कहा था, आतंक बिना गुण के घातक है, गुण बिना आतंक के शक्तिहीन है। उसे लगता था कि गणराज्य को बचाने के लिए यह खून खराबा जरूरी था। हर संदिग्ध उसकी नजर में दुश्मन था, चाहे वो रईस हो, किसान हो या कोई साधारण नागरिक। मगर आतंक का यह सिलसिला अनंत नहीं था। जुलाई 1794 तक रोबस्पियर की ताकत अपने चरम पर थी, लेकिन उसका डर भी लोगों के दिल में घर कर गया। जब उसने राष्ट्रीय सभा में ऐलान किया कि उसके पास देशद्रोहियों की एक और सूची है, वह तो सभा के सदस्यों के चेहरों पर खौफ छा गया। क्या मेरा नाम भी उस सूची में है? हर कोई ये सोचकर कांप रहा था। 27 जुलाई 1794, जिसे फ्रांसीसी कैलेंडर में 9 थर्मिदोर कहा गया, वो दिन आया जब रोबस्पियर का तख्ता पलट गया। राष्ट्रीय सभा ने उसे कानून से बाहर घोषित कर दिया। गिरफ्तारी के वक्त उसका जबड़ा टूट गया। कुछ कहते हैं उसने खुद को गोली मारने की कोशिश की, कुछ कहते हैं सिपाहियों ने उस पर हमला किया। मगर सच जो भी हो, रोबस्पियर अब वो शेर नहीं था जो सभा में गरजता था। फिर 28 जुलाई 1794 को पेरिस के उसी प्लास दे ला रिवॉल्यूशन में, जहां हजारों सिर कटे थे, रोबस्पियर और उसके 21 साथियों को गिलोटिन पर चढ़ाया गया। जब जल्लाद ने उसका कटा हुआ सिर हवा में लहराया तो भीड़ ने उसी तरह जयकारे लगाए जैसे कभी लुई 16वें की फांसी पर लगाए थे। आतंक का राज खत्म हो गया, मगर इस खून खराबे ने फ्रांस को एक गहरे जख्म के साथ छोड़ दिया। फिर इस आतंक के राज के बाद फ्रांस अराजकता के भंवर में फंस गया। सरकारें बनती और गिरती, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, लोग भूख और बेरोजगारी से त्रस्त थे। ऐसे में एक नया सितारा उभरा, एक युवा जनरल जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में नेपोलियन ने एक साहसी कदम उठाया। उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये एक विडंबना थी। जिस फ्रांस ने राजशाही को उखाड़ फेंका था, वहां फिर से एक तानाशाह उभर आया। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, मगर उसकी तानाशाही पुराने राजाओं जैसी नहीं थी। वहां खड़ा था एक ऐसा आदमी जिसने क्रांति के कुछ मूल सिद्धांतों को जिंदा रखा। उसने कानून के सामने सभी को बराबर किया, चर्च की ताकत को कम किया, नौकरियां अब मेरिट के आधार पर दी जाने लगी। नेपोलियन ने फ्रांस को एक नई दिशा दी, मगर उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे और दुनिया को एक नए युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। क्रांति की आग अब ठंडी हो रही थी, लेकिन इसके निशान, वो खून, वो शपथें, वो गिलोटिन की आवाज फ्रांस की मिट्टी में हमेशा के लिए बस गए थे। तो दोस्तों, ये थी फ्रांस की क्रांति की कहानी का समरी वीडियो। एक ऐसी आग जो पेरिस की गलियों से उठी और पूरी दुनिया को हिला गई। बास्तील की दीवारों से लेकर गिलोटिन की धार तक, टेनिस कोर्ट की शपथ से लेकर नेपोलियन के ताज तक, ये कहानी सिर्फ खून, बलिदान और बगावत की नहीं थी। ये थी एक ऐसी जनता की कहानी जिसने अपने हक के लिए जंजीरें तोड़ी, जो भूख, गुलामी और अत्याचार के खिलाफ उठ खड़ी हुई। हर चीख, हर शपथ, हर कटा हुआ सिर, ये सिर्फ फ्रांस की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो आजादी के लिए लड़ता है। इस क्रांति ने दुनिया को सिखाया कि कोई ताकत, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, जनता के गुस्से और हौसले के सामने नहीं टिक सकती। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्रांति की पूरी कहानी पर एक लंबी विस्तार से वीडियो बनाऊं, जिसमें हर घटना, हर मोड़ और हर नायक को गहराई से दिखाया जाए, तो कमेंट में जरूर लिखिए, हाँ, मुझे पूरी कहानी चाहिए। और साथ ही बताइए कि दुनिया की कौन सी क्रांति पर आप अगला वीडियो देखना चाहेंगे। अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति या कोई और। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हर उस इंसान में बसता है जो बदलाव की हिम्मत करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।